नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम राहुल गांधी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है उनके हिसाब से कहानी काफी दिलचस्प है। मतलब नेहरू गांधी विरासत से शुरुआत, फिर चुनावी उतार चढ़ाव और अब विपक्ष के एक कह सकते हैं प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरना। हाँ, इसमें कई मोड़ हैं। बिल्कुल। तो स्रोत इसे बेसिकली 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला, वो पारिवारिक विरासत वाला दौर। दूसरा, वो जब चुनावी हार हुई, थोड़ा आत्ममंथन का समय। सही। और तीसरा, एक तरह की वापसी, एक सोची समझी रणनीति के साथ, जिसका असर हमने अभी 2024 चुनावों में देखा भी। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मकसद यही है कि हम समझें कि वोटर्स ने उनकी वो वंश वाली पहचान को कैसे देखा, और फिर हाल में जो उन्होंने एक नई जमीनी छवि बनाई है वो क्यों और कैसे ज्यादा असरदार लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं 2004 से। अमेठी में उनकी एंट्री हुई। स्रोत बताते हैं कि जीत तो अच्छी मिली थी। 2004 में 66% से ज्यादा वोट मिले, और 2009 में तो और भी बेहतर, करीब 72%। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं लिया। ये जो अनिच्छुक राजनेता वाली छवि बनी, आपको क्या लगता है, ये वाकई अनिच्छा थी या कोई सोची समझी चाल? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि 2004 और 2009 दोनों बार जब कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी, तब भी वो सरकार से बाहर ही रहे। अब इसका एक फायदा तो ये हुआ कि जब यूपीए 2 के टाइम पे, मतलब 2009 से 14 के बीच, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो वो सीधे तौर पर उससे बच गए। अच्छा, ये बात तो है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि उनके नेतृत्व करने की इच्छा पर या क्षमता पर सवाल उठने लगे। तो मतलब ये एक तरह की दोधारी तलवार थी। सही कहा। फिर आया 2014 का चुनाव। स्रोतों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ बिल्कुल, पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर आ गई। इतिहास का शायद सबसे खराब प्रदर्शन था वो। गांधी अमेठी से जीते जरूर थे उस बार, पर वोट शेयर काफी गिरा था, लगभग 47% के आसपास। और 2019 में तो कहानी और भी मुश्किल हो गई। कांग्रेस फिर 50-52 सीटों पर ही रह गई। और सबसे बड़ी बात, जो शायद सबसे बड़ा झटका था, वो खुद अमेठी हार गए, करीब 55,000 वोटों से। हालांकि केरल के वायनाड से जीते थे वो, और काफी बड़े मार्जिन से। हाँ, करीब 4.3 लाख वोटों का मार्जिन था वहां। पर अमेठी हारने के बाद ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसी दौर में वो NYA योजना का प्रस्ताव भी आया था उनका, याद है? हाँ, न्यूनतम आय योजना। सबसे गरीब 20% परिवारों को सालाना 72,000 रुपए। स्रोत बताते हैं कि इसकी आर्थिक व्यवहारिकता पर बहुत सवाल उठे थे। बिल्कुल, और साथ ही उनकी वो अमीर या कुलीन वाली छवि पर भी लगातार हमले हो रहे थे। हाँ, और फिर 2023 में वो मानहानि वाला मामला, सजा हुई, संसद से अयोग्यता। वो एक और बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर एक नाटकीय मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। हाँ, और स्रोत मानते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट जैसा था। इससे उन्हें एक तरह की सहानुभूति मिली, और वो विपक्ष के संघर्ष का एक चेहरा बन गए। शायद अमेठी की हार ने भी उन्हें एक तरह से मजबूर किया कि वो वंशवाद की राजनीति से हटकर कुछ नया करे। हो सकता है, लगता तो यही है। और यहीं से स्रोत कहते हैं वापसी की कहानी शुरू होती है। सितंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, वो काफी चर्चित रही। कन्याकुमारी से कश्मीर, 4000 किलोमीटर से ज्यादा, करीब 150 दिन पैदल। सोचिए जरा, जो सालों से एक कुलीन या पार्ट टाइम नेता वाली छवि बनी थी, उस छवि को तोड़ने में इस यात्रा का कितना बड़ा रोल रहा होगा। स्रोत तो यही कहते हैं कि यहीं से वो जुझारू और लोगों से मिलने जुलने वाले नेता की छवि उभरी। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ छवि बदलने तक ही सीमित नहीं रहा। इसके ठीक बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। मणिपुर से मुंबई, 6700 किलोमीटर से भी ज्यादा। हाँ, उसमें न्याय पर फोकस था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और खासकर जाति जनगणना वाला मुद्दा, जिसे उन्होंने देश का एक्सरे कहा। और इसका असर, जैसा आपने पहले कहा, 2024 के नतीजों में दिखा। हाँ, साफ दिखा। कांग्रेस की सीटें बढ़कर 99 हो गईं, 47 सीटों का फायदा। और पार्टी को एक दशक बाद लोकसभा में विपक्ष का आधिकारिक दर्जा भी मिल गया। महत्वपूर्ण बात है ये। इस बार गांधी 2 सीटों से जीते थे, रायबरेली और वायनाड। हाँ, उन्होंने पारिवारिक गढ़ रायबरेली को चुना और वायनाड सीट छोड़ दी। और जून 2024 में उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल। हाँ, और अब उनकी विचारधारा में भी थोड़ा बदलाव दिख रहा है। फोकस अब मोहब्बत की दुकान और न्याय पर ज्यादा है। उनका वो 5 न्याय वाला एजेंडा, जिसमें जाति जनगणना एक प्रमुख मुद्दा है। हाँ बिल्कुल। और उनकी भाषा भी
अगर आप देखें तो पहले से ज्यादा आक्रामक हुई है, खासकर जब वो चुनावी प्रक्रिया पर या वोट चोरी जैसे आरोप लगाते हैं। हाँ, जिस पर भाजपा की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। जाहिर है स्रोत इसे चुनावी प्रणाली की वैधता पर ही सवाल उठाने की एक नई रणनीति की तरह देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां खत्म हो गई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो वंशवाद वाला ठप्पा अभी भी लगा हुआ है और शायद रायबरेली रखने से वो बहस और बढ़ेगी। ये संभव है। तो उनकी जो ये नई जमीनी छवि है और जो पुरानी विरासत है, उसके बीच एक तनाव तो दिखता है। हाँ, वो खिंचाव है और कुछ कानूनी मामले भी हैं जिनका जिक्र स्रोतों में आता है, जैसे वो ब्रिटिश नागरिकता या आय के आरोप वाले। तो अगर हम इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखें तो राहुल गांधी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक शक्तिशाली वंश के वारिस के तौर पर शुरुआत, फिर चुनावी हार का सामना करना, और फिर भारत जोड़ो यात्राओं के जरिए अपनी छवि और रणनीति को बदलना, और आखिरकार विपक्ष के नेता के पद तक पहुंचना। हाँ बिल्कुल। अब वो विपक्ष के नेता हैं और जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं, उनकी रणनीति अब शायद व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करने की ज्यादा दिख रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो नई कहानी वो गढ़ रहे हैं और ये जो आक्रामकता है, ये पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत कर पाती है और इसका असर कितना लंबा चलता है। सही बात है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उनकी ये जो नई ज्यादा आक्रामक शैली है और चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की जो रणनीति है, इसका भारतीय लोकतंत्र के पूरे ताने बाने पर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।